बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जी हमारा जो वीक नंबर 5 है। वीक नंबर 5 के अंदर हम लोग जो है सीखेंगे जी कि हमारे पास एक इनलाइन फंक्शन है जी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, उसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग रखते हैं। फिर हमारे पास बच्चों वेरिएबल एंड स्टोरेज क्लासेस आ जाएंगी। उसके अंदर हम लोग कुछ जो है वो ऑटोमेटिक वेरिएबल और देन हम एक्सटर्नल वेरिएबल और कुछ स्टैटिक वेरिएबल की तरफ जाएंगे। और उसके बाद बच्चों हमारे पास अगला जो टॉपिक होगा वो कांस्टेंट फंक्शन आर्गुमेंट्स होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं वो इस कंटेंट को कवर करेंगे। ये बिल्कुल एज पर योर आउटलाइन ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसको हम लोग इसी तरीके से जो है उसका अगेन वही चीज़, जैसे हम लोग पहले इसको थ्योरेटिकली चीज़ों को देखेंगे और साथ उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे कि ये क्या चीज़ है जी। अब बच्चों इसमें सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास वो इनलाइन फंक्शन है। तो व्हाट इज इनलाइन फंक्शन? इनलाइन फंक्शन होता क्या है? अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऐसा फंक्शन जिसके साथ हम लोग एक कीवर्ड इनलाइन का यूज कर लें तो उसको हम लोग इनलाइन फंक्शन कहते हैं, ठीक है जी। इनलाइन फंक्शन इज डिक्लेयर्ड बिफोर मेन फंक्शन। हम इसको मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करते हैं, ठीक है जी। ये भी बात हो गई। देन हम अगर आगे चलते हैं इसके बाद देखें तो स्टूडेंट्स जस्ट प्लीज। तो जी यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे कि हमारे पास इनलाइन फंक्शन जो है उसको हम लोग मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करते हैं, एक ये भी बात आ गई। उसके बाद बच्चों हमारे पास अगली बात क्या है कि हम हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो स्मॉल फंक्शन है ना उसको इनलाइन फंक्शन डिक्लेयर करना चाहिए। उसको हम लोग जो है वो इनलाइन फंक्शन कहें। उसके एक बुनियादी तौर पे वजह है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है उसकी बुनियादी तौर पे। व्हेन अ प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, जब हम लोग उसको कंपाइल करते हैं, द कंपाइलर जनरेट स्पेशल कोड। ये आम फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, कि जब भी एक नॉर्मल हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइलर क्या करता है, एक स्पेशल कोड जनरेट करता है हर फंक्शन कॉल के जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रही होती है, ताकि वहां से कंट्रोल को शिफ्ट किया जाए उस फंक्शन पे जिस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। मसलन आपने शो के फंक्शन को कॉल किया है और वहां से मेन फंक्शन से उसको कॉल जा रही है। अब मेन फंक्शन से जहां से कॉल जा रही है, कंपाइलर कंपाइल करते वक्त वहां पे एक स्पेशल कोड जनरेट करेगा। वो कोड जो है इसलिए जनरेट होगा ताकि कंट्रोल को शिफ्ट किया जा सके उस फंक्शन की तरफ जिस फंक्शन को कॉल की जा रही है। अब उधर से फिर क्या होगा, वहां से जैसे ही आप लोग कॉल वो फंक्शन को जाती है तो उसको जो है वो वहां से आपने वापस कंट्रोल को जो है वो वापस भी आना है। तो वापस आने के लिए अगेन वहां पे जो है वो कोड जनरेट होता है ताकि कंट्रोल को वापस स्विच बैक किया जाए उस फंक्शन की तरफ जहां से कॉल आई थी। बच्चों मिसाल के तौर पे आपने मेन फंक्शन के अंदर, इस तरह मेन फंक्शन था, ठीक है जी। उसके अंदर यहाँ पे आपने लिखा हुआ था शो, यानी कि शो का फंक्शन जो है वो कॉल किया हुआ था, ठीक है जी। यहाँ पे अब यहाँ से जैसे ही कॉल जाएगी उस कहीं पे आपने डिफाइन किया हुआ है एक शो फंक्शन, नॉर्मल नॉर्मली ऐसे ही होता है, और उसके अंदर आपने कोई भी लाइन लिखी है। अब बच्चों ये जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाना है तो यहाँ पे फिर एक कोड जनरेट होना है। उस कोड ने क्या करना है, कंट्रोल को वापस यहाँ पे लाके शिफ्ट करना है, ठीक है जी। एक कोड इस इधर जनरेट हुआ था जिसने कंट्रोल को स्विच किया यहाँ पे, एक कोड इसके एंड पे जनरेट हुआ जिसने कंट्रोल को वापस स्विच किया यहाँ पे। अब ये जो स्विचिंग हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है कंट्रोल की, इसमें टाइम लगता है, ठीक है जी। इसमें एक टाइम, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, चाहे ये सेकंड्स के अंदर हो लेकिन टाइम तो ये ले रहा है। सो इस टाइम को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बच्चों हम लोग जो तरीकाकार यूज़ करते हैं उसको हम लोग इनलाइन फंक्शन कहते हैं। अगर इनलाइन फंक्शन हम डिक्लेयर कर दें किसी फंक्शन को तो ये जो टाइम लग रहा है ना इसमें बच्चे, ये टाइम नहीं लगता। फिर आप डायरेक्टली उसको जो है वो करते हैं। मैं आगे बताता हूँ कि कैसे ये चीज़ें जो हैं फिर डायरेक्टली होती हैं। अब द कोड ऑफ फंक्शन बॉडी is inserted at each function call if the function is called is declared as
इनलाइन फंक्शन। अच्छा, इनलाइन फंक्शन अगर डिक्लेयर कर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने उसका कोड जो है वो वहां पे रख दिया। मसलन बच्चों, आपने मिसाल के तौर पे जो फंक्शन था ना शो, ये जो शो फंक्शन था जो कि आप लोगों ने मेन फंक्शन से पहले बनाया हुआ है, फर्ज करें इसको आप लोगों ने शुरू में इसके लिख दिया इनलाइन, ठीक है। अब अगर आपने इनलाइन फंक्शन इसको लिख दिया है तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसका कोड कंपाइल करके जहां जहां पे आपने मिसाल के तौर पे मेन फंक्शन में आपने उसको कॉल किया हुआ था, ठीक है जी, मेन फंक्शन में आपने उसको कॉल किया हुआ था, शो का फंक्शन जो है वो कॉल किया हुआ था, तो वो क्या करेगा, वो बजाय इसको कि हर दफा इसको कंट्रोल को शिफ्ट करे, वो क्या करता है जहां पे आपने ये उसको कॉल किया हुआ है ना वहां पे इसका कंपाइल्ड कोड वहां पे रख देता है। समझ आई ना बात की? यानी यहाँ पे जो भी चीजें इसकी जो है कोड होगा उसका कंपाइलर जो जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड, उस कोड को यहाँ से वो यहाँ पे लिख देगा जहां जहां पे आपने उसको कॉल किया है। अब आपका कंपाइलर वहां पे कंट्रोल स्विच नहीं करेगा, शिफ्टिंग नहीं होगी कंट्रोल की, क्योंकि उसने कोड ही उसकी जगह पूरा का पूरा उधर रख दिया। सो दैट्स वाई हमें जो छोटे वो फंक्शंस हैं उनको उनके साथ इनलाइन डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि प्रोग्राम को बड़े कोड्स को कंपाइल करके उधर बार बार ना लिखना पड़े। अगर 10 दफ़ा कॉल किया हुआ है एक फंक्शन को तो 10 दफ़ा उसको कोड वहां पे जाके लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो फंक्शन जो है वो इनलाइन आप लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है। सो कोशिश ये करते हैं कि जो आपके छोटे फंक्शन हैं उनको आप लोग इनलाइन डिक्लेयर करते हैं, ताकि आपका टाइम बचे, कंपाइलिंग का उसको एग्जीक्यूशन टाइम बचे, और आपके पास जो है प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी ज़्यादा हो। द कोड ऑफ फंक्शन बॉडी इज रिपीटेड एट ईच फंक्शन कॉल, ठीक है जी हाँ, तमाम फंक्शन कॉल के ऊपर इसी तरीके से जो है वो कोड इंसर्ट हो जाता है। टेक मोर मेमोरी देन नॉर्मल फंक्शन कॉल। नॉर्मल फंक्शन कॉल के ऊपर मेमोरी जो है वो आपकी कम लगती है, लेकिन जब आप इनलाइन फंक्शन कॉल करते हैं तो वहाँ पे इनके पूरा का पूरा कोड इंसर्ट हो रहा होता है, तो यहाँ पे बच्चों मेमोरी ज़्यादा लगती है। ये हमारा ट्रेड ऑफ शुरू से ही रहा है, किसी में मेमोरी ज़्यादा लग रही होती है, किसी में टाइम ज़्यादा लग रहा होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस अप्रोच से जो है वो काम कर रहे हैं। दैट इज वाई द इनलाइन फंक्शन मस्ट ओनली बी यूज्ड इफ द फंक्शन बॉडी कंटेन्स स्मॉल नंबर ऑफ स्टेटमेंट। इसीलिए हमें जो है वो उन्हीं के साथ इसको यूज़ करना चाहिए, तो जिसमें हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हों। अब हम ज़रा इसकी डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने एक सिंपल जो है वो आपके सामने एक प्रोग्राम बनाया है, जिसके अंदर आपके पास एक मेन फंक्शन है, ठीक है जी, और एक हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है सिंपल void as फंक्शन, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये मैंने एक सिंपल इसमें लाइन लिख दी है, दिस इज सिंपल फंक्शन। अभी तक ये जो है यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ बच्चों इस फंक्शन को, तो क्या किया जा रहा है, इस फंक्शन को सिंपली कॉल चली जाएगी, इस फंक्शन से कॉल चली जाएगी इस फंक्शन को, ऐसा ही होगा। अब साथ ही उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा, तो यहाँ पे तो कंट्रोल की स्विचिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस कंट्रोल की स्विचिंग ना हो तो बच्चों सिंपल आपने पीछे एक कीवर्ड लिख देना है इनलाइन, और देखिए उसका कलर भी जो है वो डार्क हो गया। तो इस तरीके से बच्चों यही हमारा जो है इसके अंदर वो तरीकाकार है, सिंपल फंक्शन है, उसके पीछे आप लोग जो है इनलाइन लिख दें, ठीक है। और उसको अब हम लोग जो है वो रन रन की तरफ जाते हैं, तो मैं इसको रन करता हूँ जी। तो ये मेरे पास जी इस वक्त इसका रिजल्ट जो है वो आएगा भी, दिस इज सिंपल फंक्शन, बेसिकली सिर्फ यही आएगा। सिर्फ ये हुआ ही है कि इसका पूरा कंपाइल्ड कोड जो है वो, अच्छा स्टूडेंट्स ये आपको मुमकिन है कि रिजल्ट नज़र ना आ रहा हो, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखें जी, ठीक है जी, ये रिजल्ट आया है, दिस इज सिंपल फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये वैसे भी चल रहा था, ये देखें वैसे भी इसका रिजल्ट सेम ही था, ठीक है जी, अगर मैं इसको इनलाइन डिक्लेयर नहीं करता तब भी रिजल्ट सेम है, ठीक है। ये देखें सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, फ़र्क आ रहा है मेमोरी में, ठीक है जी। मेमोरी में फ़र्क आ रहा है कि उसकी जो है वो ये वो वाली फंक्शन कॉल जो है वो ज़्यादा, दो चीज़ों का यहाँ पे ट्रेड ऑफ है, ठीक है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखें बाकी से आउटपुट सेम है हमारी, ठीक है जी। सिर्फ क्या फ़र्क आ रहा है कि बच्चों एक फंक्शन को हम जब
इनलाइन नहीं बनाते तो क्या हो रहा है कि यहाँ से जब इसको कॉल जाएगी ना, जब ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो रहा होगा, तो इधर से कॉल जाने के लिए एक स्पेशल कोड जनरेट होगा जो कि कंट्रोल को स्विच करेगा इस फंक्शन तक। यहाँ के पूरी की पूरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जब इस फंक्शन से उसने बाहर निकलना है, तो बच्चों अगेन एक कोड जो है वो जनरेट उसको करना पड़ेगा जो कि इस कंट्रोल को वापस यहाँ पे भेजे। आफ्टर दिस, ये जो है इस कंट्रोल स्विचिंग होने से टाइम लग रहा है हमारे उसके प्रोग्राम के अंदर। अब हम चाहते हैं उस टाइम को बचाएं, सो दैट्स वाई हम यहाँ पे जैसे ही जब इन लाइन लिख देंगे तो इस कोड को इसके जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको वहां वहां पे पुट कर दिया जाएगा जहां जहां इसको कॉल की जा रही है। मसलन अगर मैं 2 दफा इस फंक्शन को कॉल करता हूं तो इसके ऑब्जेक्ट कोड को 2 दफा यहाँ पे लिख दिया जाएगा इसी जगह पे, इसी मेन फंक्शन के अंदर उसका ऑब्जेक्ट कोड मेंशन कर दिया जाएगा। इससे कंट्रोल की स्विचिंग भी नहीं होगी और आपकी फंक्शन कॉल भी हो रही है, ठीक है जी। और आपका वो जो फंक्शन है उसको यहाँ पे कर दिया गया। अब होता क्या है, आपको मैंने बता दिया है कि जब इसको आप लोग इनलाइन फंक्शन को कॉल है उसकी मेमोरी उसको ज़्यादा लेता है, जबकि जब आप सिंपल फंक्शन कॉल करते हैं तो मेमोरी कम लेता है। हाँ, टाइम जो है उसमें ज़्यादा लेता है, लेकिन इसमें जब मेमोरी चाहे ज़्यादा भी ले रहा है लेकिन टाइम हमारे पास कम ले रहा है। तो दीज आर द मेजर ट्रेड ऑफ्स जो कि हम लोगों ने सीखे। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है बच्चों, मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोगों ने फंक्शंस ऑलरेडी समझे हुए हैं, उसके साथ आपने इनलाइन का कीवर्ड जो है वो यूज़ करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है ये इनलाइन फंक्शन वाला ये आपका क्लियर है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। तो अगला टॉपिक बच्चों हमारा है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स, ठीक है जी। तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है जी। कि एक बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग उसको डिक्लेयर कर रहे हैं आर्गुमेंट्स को। आर्गुमेंट्स आपको पता है किसी भी फंक्शन के पैरामीटर्स के अंदर हम लोग जो भी कोई वैल्यू या कोई इस तरीके से पास करते हैं तो दैट कॉल्ड आर्गुमेंट्स। तो होता क्या है कि आप लोग डिक्लेरेशन जब करते हैं ना फंक्शन की, फंक्शन को जब आप लोग डिक्लेयर करते हैं उस वक्त आप लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई पैरामीटर्स बाय डिफॉल्ट सेट कर देते हैं, ठीक है जी बच्चों। अब होता क्या है जी कि आप लोगों ने ये हम लोग इसलिए करते हैं कि मुमकिन है कि फंक्शन कॉल हमें बगैर आर्गुमेंट से करनी पड़ जाए। तो जब आप बगैर आर्गुमेंट के फंक्शन कॉल करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स ऑलरेडी आप लोगों ने डिक्लेरेशन में लिखे हुए हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन अगर आप आर्गुमेंट भेज देते हैं तो फिर जो भेजे जाने वाले आर्गुमेंट हैं वो वहाँ पे कंसिडर होंगे। अब आपको ये जो सारी की सारी बात है बच्चों, ये आपको ऐसे नहीं समझ आएगी। अभी मैं आपको वो कोड भी करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो जरा इसको देख लेते हैं, थ्योरेटिकली चीज़ों को देख लेते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट पैरामीटर्स अलाउ यूजर टू कॉल ए फंक्शन विदाउट गिविंग रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, यही बात मैंने आपको अभी समझाई है। द इनिशियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द डिफॉल्ट पैरामीटर्स आर यूज्ड इफ द यूजर डू नॉट स्पेसिफाइड एनी वैल्यू फॉर द पैरामीटर्स इन फंक्शन कॉल, ठीक है जी। कि अगर उसने वैल्यू नहीं भी दी तो वो कोई मसला नहीं है। तो डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी कांस्टेंट, ग्लोबल वेरिएबल और ए फंक्शन कॉल। तो ये कोई भी इसमें से जो है वो आपके पास वो डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो हो सकती है। द यूजर कैन आल्सो स्पेसिफाई वैल्यूज इन फंक्शन कॉल इवन इफ द डिफॉल्ट पैरामीटर्स आर इनिशियलाइज्ड। स्टिल आप जो है वो वैल्यू भेज सकते हैं, इवन उसमें डिफॉल्ट पैरामीटर सेट किए हुए हैं फिर भी आप भेज सकते हैं। अगर आप भेज देंगे तो आप वाले आर्गुमेंट कंसिडर हो जाएंगे, अगर आप नहीं भेजते तो वो जो बाय डिफॉल्ट हैं वो कंसिडर हो जाएंगे। द वैल्यू of the values of the default parameters are not used if the user specifies the वैल्यूज इन फंक्शन कॉल। तो वो नहीं कंसिडर होंगे जी डिफ़ॉल्ट वाले, अगर आपने वो भेज देते हैं, और अगर आप नहीं भेजते तो फिर डिफ़ॉल्ट वाले कंसिडर हो जाएंगे। द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज आर यूज्ड ओनली इफ द वैल्यूज इन फंक्शन कॉल आर नॉट स्पेसिफाइड। द यूजर कैन स्पेसिफाई सम पैरामीटर्स विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज एंड सम पैरामीटर्स विदाउट देम, ठीक है जी। कुछ उसके बगैर और कुछ उसके साथ आप लोग कर सकते हैं। In this case the parameter with default value must be rightmost parameters list, ठीक है जी। इसमें बिल्कुल वो rightmost होनी चाहिए। इसको जरा मैं आपके सामने दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये देखें जी, एक डायग्राम है आपके सामने। अब यहाँ पे देखें फंक्शन को जो है वो पहले डिक्लेयर किया गया, ठीक है जी। और वो है जी ये जो टेम्प का नाम से अपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, और ये देखें वॉइड का कीवर्ड यूज किया। टेम्प फंक्शन का नाम है और उसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट रख दिए, इंट
यहाँ पे कह लें कि ए है, इंट ए इज इक्वल टू 10, फ्लोट बी इज इक्वल टू 8.8। ठीक हो गया बच्चों, ये हमने डिक्लेरेशन के दौरान यहाँ पे जो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स सेट कर दिए। उसके बाद एक मेन फंक्शन आपके सामने है। हम आपको पता है, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो फंक्शन को पहले डिक्लेयर करते थे। अगर आप लोगों ने मेन फंक्शन के बाद उसको डिफाइन करना था तो पहले डिक्लेयर उसको ज़रूर करते थे। तो अब ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने उसको डिक्लेयर कर दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है जी कि डिक्लेरेशन के दौरान वैल्यूज़ रख दी हैं। अब यहाँ पे देखें, आपने बगैर पैरामीटर के उसको कॉल किया है, आपने वैल्यूज़ नहीं दी उसको, आर्गूमेंट्स दिए नहीं है, टेम्प सिंपल कॉल कर दिया है। तो जब आपने उसको उसके बगैर कॉल कर दिया है तो जो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स हैं वो इसके लिए कंसिडर होंगे, क्योंकि देखें फंक्शन तो आपका पैरामीटराइज वो सॉरी कंस्ट्रक्टर कह रहा हूँ, फंक्शन है। वहां पे देखें आपको 2 पैरामीटर्स तो चाहिए, लेकिन आपने कॉल कर दिया विदाउट पैरामीटर्स, ठीक है, विदाउट गिविंग एनी पैरामीटर्स। तो फिर बाय डिफॉल्ट जो है पैरामीटर्स वो कंसिडर होंगे बच्चों। लेकिन आप क्या करते हैं, आप एक पैरामीटर दे देते हैं तो फिर दूसरा वो डिफॉल्ट वाला कंसिडर कर लेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें, अगर आपने दोनों दे दिए तो दोनों कंसिडर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप लोगों ने दूसरा पैरामीटर दिया है, पहला नहीं दिया, तो दैट्स वाई ये हमारे पास एक एरर कंसिडर होगा, क्योंकि 3.4 जो है वो उसको पहला समझ रहा है और पहला हमारे पास इंटीजर टाइप का, इधर हमारी डाटा टाइप है। दैट्स वाई दिस इज एन एरर। चलें, इसकी हम लोग जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं ताकि मज़ीद हम लोग इसको एलेबोरेट कर सकें। तो यहाँ पे बच्चों मैं इसको करता हूँ आपके सामने। तो मैं सिंपल यही जो फंक्शन है हमारा सिंपल फंक्शन, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। सबसे पहले मैं एक फंक्शन की जो है यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि जी वॉइड, ठीक है जी, मैं इसको डेफ, ठीक है जी, फंक्शन यानी कि डिफ़ॉल्ट फंक्शन, मैं इसका कुछ इस तरीके से नाम रख लेता हूँ। और ये मैंने इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया वाइड डिफ, मतलब हम लोग डेफ यानी कि डिफ़ॉल्ट फंक्शन चलें इसका नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं बच्चों 2 पैरामीटर्स जो है वो इनिशियलाइज कर देता हूँ, इंट ए, ठीक है जी, और अगेन हम यहाँ पे फ्लोट बी। अब इसकी वैल्यूज़ भी डिफ़ॉल्ट रख देते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 20, फ्लोट बी इज इक्वल टू 25.5। बच्चों ये देखिए हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट सेट कर दी है ना आपके सामने। अब मैं इधर आके, अच्छा इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं इधर आके एक नीचे जो है बच्चों वो फंक्शन बनाता हूँ, इसको डिफाइन करता हूँ, ठीक है जी। मैं कहता हूँ वाइड डिफ फंक्शन, जो कि मैंने ऊपर डिक्लेयर किया, इसके कोई ना कोई 2 आर्गूमेंट्स होंगे जो कि हमारे पास वैल्यूज आ रही होंगी। इसको मैं कह लेता हूँ इंट सी कॉमा फ्लोट डी, ठीक हो गया। और इसको मैं यहाँ पे जो है वो मिसाल के तौर पे सी आउट करवा रहा हूँ, सी आउट वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी इज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बच्चों सी करवा लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एंडल कर लेता हूँ। देन मैं आगे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ, ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको इसके अंदर लिखता हूँ मैं वैल्यू ऑफ डी, ठीक है जी, वैल्यू ऑफ डी, यहाँ पे मैं कह लेता हूँ डी बच्चों। और यहाँ पे मैं इसको अपनी जो वो है उसको एंड करता हूँ। अब यहाँ पे देखें बच्चों, तो एक तो तरीका ये है कि मैं आप इधर से कॉल कर सकता हूँ डायरेक्टली डेफ फंक्शन, ठीक है जी। अब देखिए मैं इसके साथ जो है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा जो आर्गुमेंट्स हैं, मैंने विदाउट आर्गुमेंट्स इसको जो है वो कॉल करने लगा हूँ। नहीं तो पहले हमारे पास ये चीज़ एरर देती थी, अगर हम ऐसा करते थे तो पहले ये चीज़ एरर देती थी, आपको पता है। अब मैं इसको यहाँ पे ज़रा रन करता हूँ, हमारे पास क्या जो है वो रिजल्ट आता है, ठीक है जी। तो ये देखें वैल्यू ऑफ सी इज 20 एंड वैल्यू ऑफ डी इज 25.5। हालांकि देखें मैंने कॉल करते वक्त कोई वैल्यू नहीं भेजी, तो कौन सी वैल्यू कंसिडर हुई है, ये 20 आ गया किसमें, सी में, ये 25.5 आ गया डी में। लेकिन चले मैं यहाँ से वैल्यू भेजता हूँ, मैं यहाँ से वैल्यू ये भेजता हूँ, मैं वैल्यू बच्चों भेजता हूँ 23, ठीक है जी। अब ये क्या हो रहा है कि मैंने पहला पैरामीटर यहाँ पे भेज दिया है, ठीक है जी। तो ये देखिएगा आपके ये वाली 23 सी में 23 आ जाएगा,
लेकिन क्योंकि मैंने दूसरा स्पेसिफाई नहीं किया तो डी में 25.5 ही हमारे पास रहेगा। ये देखें जी, ये देखें वैल्यू ऑफ सी इज 23। ठीक है, ये देखें पहले 20 आ रहा था ना, अब ये देखें उसने 23 को कंसिडर किया और दूसरा उसने आर्गूमेंट वही लिया। ठीक है जी, चलें एक और ट्राई करते हैं, इसको देखते हैं हम लोग भला दूसरा आर्गूमेंट सिर्फ भेज सकते हैं। मैं कामा के बाद जो है वो दूसरा आर्गूमेंट लिखता हूँ 37.5। अब मैंने पहला मिस किया आपके सामने, तो मैं अब जो है इसको रन करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स आपको आउटपुट दिख रही है? आई थिंक नहीं दिख रही होगी। अच्छा जी, अब ये देखें जी, मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो ये देखिएगा एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर टोकन, बिल्कुल जी हमें कहता है कि पहले भी जब आपने इस तरीके से करना है तो आपको दोनों पैरामीटर्स भेजने होंगे। ठीक है, तो मैं इसको ये करता हूँ, यहाँ पे मुझे मैं 25 भी भेजता हूँ। ठीक है, अब मैंने दोनों आर्गूमेंट्स भेज दिए, तो हम लोग अब करते हैं रन। तो अब देखना जी हमारे पास ये चीज़ जो है वो ये देखें आप 25 और 37.5 जो है बच्चों, ये हमारी ये वाली वैल्यूज़ अब कंसिडर हो रही हैं। ठीक है, जब मैंने इसको इस तरीके से बच्चों रन किया था कि मैंने इसके अंदर जो है वैल्यू सिर्फ पहली इसको जो है मेंशन की थी, तो तब सिर्फ जो है ये वाली पहली वैल्यू कंसिडर हुई थी सी के लिए 25। ये देखें सी के लिए 25 कंसिडर हुआ है, और जो हमारे पास ये है बी है, यानी कि दूसरी जो वैल्यू हमारे पास प्रिंट हुई है वो 25.5, ये ऊपर वाली वैल्यू जो है कंसिडर हुई है। लेकिन अगर आप लोग जो है इसको दोनों नहीं लिख के भेजते तो दोनों के लिए फिर वो दोनों ऊपर वाली वैल्यूज जो है डिफ़ॉल्ट वो कंसिडर होंगी बच्चों। ये देखिएगा यहाँ पे ये देखें जी। ठीक है जी, तो ये 20 और 25.5, तो इस तरीके से बच्चों जो है वो इसको आप लोग डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मज़ीद हम लोग आगे चलते हैं जी। अगला टॉपिक जो है जी हमारे पास वेरिएबल और स्टोरेज क्लासेस का है, तो मैं इसको अगले सेशन पे रखता हूँ जी। तो इस सेशन को यहाँ पे हम लोग जो है इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है जी, और आपके क्वेश्चन लेते हैं।